अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ CPC 1908 का ऑर्डर नंबर 12, जिसमें हम एडमिशन ऑफ फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एडमिशन से मुराद ये है हमारी कि आप किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस करते हैं या उसका रिफ्यूज़ल देते हैं, या अगर कोई दावा दायर किया गया है और उसके अंदर किसी चीज़ का दावा, किसी चीज़ की किसी बात के बारे में कहा गया है, कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, या किस कोई कोई भी मामला या कोई भी सवाल किया गया है, तो उसके अंदर आप या तो उसको एज अ होल एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप उसके किसी पार्ट का डिनाइल देते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उसके तमाम जो केस जिसके ऊपर उसकी बुनियाद खड़ी होती है आप उसका इनकार कर देते हैं। तो ये जो ऑर्डर नंबर 12 है, ये डील करता है एडमिशन ऑफ फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि जिसके अंदर आप कुछ फैक्ट्स को कबूल करेंगे या उन फैक्ट्स का डिनाइल देंगे, या कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप अपनी प्लेडिंग्स के ज़रिए उसकी एक्सेप्टेंस करवाएंगे या उसका डिनाइल आपको मिलेगा। तो ये आप प्लेडिंग्स के ज़रिए भी कर सकते हैं और इन राइटिंग स्पेसिफिकली भी आप नोटिस के थ्रू भी आप इस मामले को डील कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑर्डर नंबर 12 है और आइए उसको देखते हैं CPC 1908 पे। अब CPC 1908 ये बेसिकली डील करता है एडमिशन, तो जैसे मैंने आपको बताया। अब इसका जो रूल नंबर 1 है वो क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस, एनी पार्टी टू अ सू मे गिव नोटिस बाय एक्सप्लेनिंग और अदरवाइज इन राइटिंग। कोई भी पार्टी जो सू के अंदर होगी वो नोटिस के ज़रिए या प्लेडिंग्स के ज़रिए या अदरवाइज के अलावा इन राइटिंग वो डैट ही एडमिट्स द ट्रुथ ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द केस ऑफ एनी अदर पार्टी, वो अगर कबूल करती है जो कोई फैक्ट्स है या कोई केस के मामले में कोई भी चीज़ को एज अ ट्रुथ के तौर पे या उसको एज अ डिनाइल उसका देती है, उसका रिफ्यूज़ल करती है, उसको डील करता है। कि जब आप नोटिस देते हैं आप किसी एडमिशन ऑफ केस का कि यार ये मामला है, इसके बारे में आप जो है इसकी एक्सेप्टेंस देंगे या आप इसका रिफ्यूज़ल देंगे। अब इसका आ जाता है रूल नंबर 2, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। कहता है आइदर पार्टी मे कॉल अपॉन द अदर पार्टी टू एडमिट एनी डॉक्यूमेंट। कहता है कोई भी पार्टी है वो किसी भी दूसरी पार्टी को क्या कर सकती है कि कह सकती है कि आप इस डॉक्यूमेंट को क्या करें, उसको एडमिट करें, सेविंग ऑल जस्ट एक्सेप्शंस एंड इन केस ऑफ रिफ्यूजल और निगलेक्ट टू एडमिट आफ्टर सच नोटिस। वो कहता ये है कि आप कुछ भी इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, उसको आप मद्देनजर रख सकते हैं उसको। लेकिन वो कहता है एंड इन केस ऑफ रिफ्यूजल और निगलेक्ट टू एडमिट, कि अगर आप उसको उसको इसका इनकार करते हैं या उसको उसकी में से गफलत करते हैं या उसको मिसाल के तौर के ऊपर किसी उसकी एडमिशन की सिंपली आप उसके इनकारी हैं आप उससे आफ्टर सच नोटिस, ऐसे नोटिस के बाद। कहता है कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी सच डॉक्यूमेंट शैल बी पेड बाय द पार्टीज ऑफ निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग। वो कहता है कि उसकी जो कॉस्ट होगी वो कैसे वो दी जाएगी उस पार्टी की जानिब से जो कि उसका इनकार कर रही होगी या उसको रिफ्यूज़ कर रही होगी। वो कहता है वट एवर द सू ऑफ द रिजल्ट में भी, वो कहता है उसका जो सू है उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स, के जब तक के जो है कोर्ट कोई अपनी डायरेक्शन ना दे। एंड नो कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी डॉक्यूमेंट शेड बी अलाउड, और उसकी किसी भी कीमत जो होगी या कोई भी उसकी जो अदायगी जो उसका खर्चा होगा उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, अनलेस सच नोटिस इज गिवन, जब तक ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता है। एक्सेप्ट वेयर द ओमिशन टू गिव द नोटिस इन ओपिनियन ऑफ अ कोर्ट और सेविंग ऑफ एक्सपेंस। अगर मिसाल के तौर पे कोर्ट अगर ये समझती है कि इस नोटिस को देने से अगर ये खर्चा ही होगा और ये एक अननेसेसरी है, या इसको कोर्ट इसको अपने लिए एविडेंस की जो है उसको प्रूव करने के लिए वो उसको मद्देनजर उसको ज़रूरी नहीं समझती, तो वो नोटिस जो है कोर्ट उसे मना भी कर सकती है। फिर आता है रूल नंबर 2, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कि अब इसके अंदर एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का कहा जाएगा। रूल नंबर 1 में हमने बात की नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स की, अब रूल नंबर 2 में बात करेंगे एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। तो कहता है कोर्ट शैल ऑल्सो रिक्वायर द पार्टीज टू एडमिट और डिनाई द डॉक्यूमेंट्स अनेक्स विद द प्लेंट और एज द केस मे बी द रिटन स्टेटमेंट। कहता है कि कोर्ट जो है वो किसी भी पार्टी को कह सकती है कि वो किसी डॉक्यूमेंट्स की उसको एडमिट करे या फिर उसको उसका डिनाइल दे जो कि प्लेंट ने अपने जो केस के अंदर इसका दावा किया है। वो कहता है उसका कैसे रूल नंबर 2 की ही मजीद एक्सटेंशन है। वो कहता है इफ़ अ पार्टी फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन अंडर सब रूल 2, कि अगर वो कहता है ये कि अगर वो पार्टी जो है सब रूल 2 के तहत उसकी कंप्लायंस करने में नाकाम होती है, द कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पार्टी अंडर रूल 21 ऑफ ऑर्डर 11। ठीक हो गया। तो कहता है कि कोर्ट जो है उसको उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकती है
अब अपना रूल 21 के तहत ऑर्डर नंबर 11 के तो कहता है इफ़ अ पार्टी डिनाइज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रूव्ड एट द ट्रायल द कोर्ट शैल बर्डन सच पार्टी विद सच हैवी कॉस्ट एज इट मे डीम फिट। तो कहता ये कि अगर कोई पार्टी किसी डॉक्यूमेंट का इनकार करती है विच इज़ और वो साबित हो जाता है ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल में तो कहता द कोर्ट शैल बर्डन सच पार्टी विद सच हैवी कॉस्ट एज इट मे डीम कि कॉस्ट जो कोर्ट है वो ऐसी पार्टी को जो है उसको किसी भी किस्म के रिप्रिकॉशंस को उसको जो है भारी जुर्माना भी कर सकती है या किसी भी किस्म के लिए उनको उसको छोटी सी पनिशमेंट भी दे सकती है। वो कहता है फॉर्म ऑफ नोटिस वो कहता है नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट शैल बी इन फॉर्म नंबर 9 इन अपेंडिक्स सी। वो कहता है कि इस जो फॉर्म इसकी जो इसका जो फॉर्म का नोटिस का जो फॉर्म होगी किस सूरत में होगा इसके बारे में अपेंडिक्स सी फॉर्म नंबर 9 के अंदर बताया गया वह इसके अंदर CPVC में ही मौजूद है। वे सच वेरिएशन सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर वो उसके मुताबिक हालात के मुताबिक जिस तरह हालात ज़्यादा देते होंगे उसके मुताबिक कोर्ट उसका करेगी। तो कहता है रोल नंबर 4 आगे नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स। तो कहता है एनी पार्टी मे बाय नोटिस इन राइटिंग एट एनी टाइम नॉट लेटर देन 9 days बिफोर द डे फिक्स फॉर द हियरिंग। तो कहता है ये है कोई भी पार्टी वो इन राइटिंग दे सकती है कोर्ट अपने जो है किसी भी जो हेयरिंग की डे फिक्स हुई है उससे पहले नॉट लेटर देन 9 days 9 दिन से पहले 9 दिन के बाद नहीं या 9 दिन से पहले नहीं। कॉल ऑन एनी अदर पार्टी टू एडमिट फॉर द पर्पस ऑफ द सू ओनली कि वो किसी भी पार्टी को एडमिट करने का कह सकती है कि वो जो मामलात हैं जो सू के अंदर किए गए हैं उसको वो एडमिट करे या किसी स्पेसिफिक फैक्ट को या जो मेंशन किए गए हों नोटिस के अंदर उसको। उसके अलावा इसकी इसी की आगे से सब सेक्शन 4A इसकी एक्सटेंशन है कि पावर ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स कि जो कोर्ट की क्या पावर है जिसके अंदर वो एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स जो है वो करवा सकती है। इसमें कोर्ट की पावर हुई कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग दैट नो नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट हैज़ बीन गिवन अंडर रूल्स 2 and 4 रिस्पेक्टिवली कि अगर रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4 को अगर उसके अलावा भी कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो अगर कोई नोटिस ना भी दिया गया हो किसी फैक्ट या डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए उसके एडमिट के लिए द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर इट of its own motion call upon any party to admit any document of fact and shall in such a case record whether the party admits or refuses or neglects to admit such document or fact कि कोर्ट अपनी तरफ से खुद से भी किसी डॉक्यूमेंट या फैक्ट को उसके एडमिशन के लिए किसी पार्टी को कह सकती है। लेकिन अगर इन केस वो इनकार करती है कोर्ट अपनी पावर इस्तेमाल करते कह सकती है लेकिन अगर वो पार्टी इनकार कर सकती है उस फैक्ट का या उसके एडमिट कर लेती है तो इन तमाम चीज़ों को जो कोर्ट होगी वो अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बनाएगी रिकॉर्ड का इसको मेंटेन किया जाएगा इसको कोर्ट के अंदर। आगे रूल नंबर 5 है कि फॉर्म ऑफ एडमिशन के अंदर ये है कि अ नोटिस टू एडमिट फैक्ट शैल बी इन फॉर्म नंबर 10 इन अपेंडिक्स सी के जो कोई एडमिशन होगा उसके लिए उसकी जो फॉर्म होगा उसका बताया गया है अपेंडिक्स नंबर C फॉर्म नंबर 10 के अंदर एंड एडमिशन ऑफ फैक्ट शैल बी इन फॉर्म नंबर 9 के उसको एडमिशन ऑफ जो फैक्ट होंगे उसको किसके अंदर किया जाएगा यानी कि 2 तरह के फॉर्म है इसके अंदर। अगर आपने कोई फैक्ट्स एडमिट करवाने हैं तो उसके लिए फॉर्म नंबर 10 है अपेंडिक्स C का और अगर आपने एडमिशन ऑफ फैक्ट्स जो है आपने शैल बी इन फॉर्म यानी कि नोटिस टू एडमिट फैक्ट शैल बी इन फॉर्म नंबर 10 इन अपेंडिक्स C के नोटिस जो इसका दिया जाएगा किसी फैक्ट्स को कबूल करवाने के लिए वो फॉर्म नंबर 10 अपेंडिक्स C के अंदर दिया जाएगा। और एडमिशन ऑफ फैक्ट यानी कि जब आप उसकी सबमिट करेंगे आप उसकी एक्सेप्टेंस जो करेंगे वो शैल बी इन फॉर्म नंबर 11 इन अपेंडिक्स C उसका फॉर्म नंबर 11 के अंदर अपेंडिक्स C के अंदर उसका तरीकाकार बताया गया हुआ है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि अगर कोई मिसाल के तौर के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट या फैक्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कंक्लूसिव नहीं है उसको ख़त्मी समझा नहीं जाएगा। कोर्ट जो है उसके बिहाफ पे उसको अगर वो केस की नौयत के मुताबिक अगर वो ज़रूरी है तो उसके बिहाफ पे कोई जजमेंट भी अनाउंस कर सकती है और ज़रूरी नहीं है कि वो उसके मुताबिक जो है वो आगे प्रोसीड भी करे वो उसको अकॉर्डिंग जो है वो उसको कंक्लूसिव समझ के मज़ीद जो है वो केस को आगे उसमें एविडेंस कलेक्शन उसकी कर सकती है इस हवाले से। वो कहता है जजमेंट और एडमिशंस के बाज़ औक़ात क्या होता है जब आप किसी चीज़ को एडमिट करते हो रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर आप एडमिशन कर लेते हो तो उसमें जजमेंट भी आ सकती है। वो कहता है एंड एनी पार्टी में एट एनी स्टेज ऑफ अ सू वे एडमिशन ऑफ फैक्ट हैव बीन मेड आइदर ऑन द प्लेडिंग्स और अदरवाइज कि कोई भी पार्टी सू के किसी भी मरहले के अंदर
कोई फैक्ट क्या करती है, उसकी एडमिशन करती है, उसको उस पर कबूल करती है, आइदर ऑन द प्लेडिंग्स या प्लेडिंग्स के अंदर, और अदरवाइज इसके अलावा अप्लाई टू द कोर्ट फॉर सच जजमेंट और ऑर्डर एज अपॉन द एडमिशन ही मे बी एंटेंडेड टू, और अप्लाई करती है कोर्ट से कि इस एडमिशन की बेस के ऊपर जजमेंट अनाउंस की जाए या और कोई ऑर्डर दिया जाए, विदाउट वेटिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन बिटवीन द पार्टीज, के कोई इसके बगैर किसी चीज़ का खाता किए बगैर के जो मज़ीद कोई सवाल है उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान, उस एडमिशन की बेस के ऊपर कोई पार्टी कोर्ट से ये इल्तिजा करती है कि आप जजमेंट अनाउंस करें, एंड द कोर्ट अपॉन सच एप्लीकेशन मेक सच ऑर्डर, के कोर्ट जो है ऐसी दरख्वास्त के ऊपर कोई ऑर्डर पास कर सकती है और गिव सच जजमेंट या कोई फैसला सुना सकती है एज द कोर्ट मे थिंक जस्ट, जैसे कि कोर्ट जो है वो बेहतर समझे। अब इसमें ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता ये है कि कुछ केसेस के अंदर कुछ फैक्ट्स ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे डिस्कवर होते हैं, कुछ ऐसा एविडेंस आता है, कुछ ऐसी एडमिशन होती है जो कि उस केस की बुनियाद जिस पे खड़ी होती है उसको ही जो है, यानी कि जो केस एक पार्टी का जिसके ऊपर पूरा बेस कर रहा है उसी को ही हिला के रख देती है और उसी को उसके अगेंस्ट एक काफ़ी हैवी एक एविडेंस होता है अगर वो मिसाल के तौर पे, तो ऐसे में कोई दूसरी पार्टी उसको अपनी फेवर के अंदर अदालत में एप्लीकेशन के थ्रू सिंपली ये कह सकती है कि आप इस फैक्ट की एडमिशन या इस डॉक्यूमेंट के एडमिशन के बाद इसको बुनियाद बनाते हैं जजमेंट अनाउंस करें, क्योंकि अब इसमें क्लियर है कि हमने जो केस पुटअप किया है वो बिल्कुल एज पर लॉ है और हक़ाइक़ के एन मुताबिक है। अब इसका रूल नंबर 7 के कहते हैं एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर। एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर के अंदर है एंड एफिडेविट ऑफ द प्लीडर और इस क्लर्क, अगर कोई एफिडेविट देता है कोई प्लीडर या क्लर्क उसका ऑफ द ड्यू सिग्नेचर ऑफ एनी एडमिशन, के वो किसी चीज़ के ड्यू सिग्नेचर यानी कि उसके साइन करने के बाद किसी एडमिशन के मेड इन परसुएंस ऑफ एनी नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, के उसको कोई डॉक्यूमेंट के किसी दिया गया कोई एविडेंस के लिए किसी एडमिशन के लिए और उसमें वो नोटिस के जवाब के अंदर वो कहता है उसको एडमिट कर लेता है किसी डॉक्यूमेंट या फैक्ट्स को उसके शैल बी सफिशिएंट एविडेंस ऑफ सच एडमिशन, वो एक काफ़ी अहमियत का सबूत रखता हो उस एडमिशन के अंदर। इफ़ एविडेंस देयर ऑफ इज रिक्वायर्ड, अगर उससे जो है उस ऐसे सबूत की उसकी ज़रूरत अगर हो तो ऐसे में वो कर सकता है, वो साइन कर सकता है एफिडेविट के ऊपर जो है उसके ऊपर सिग्नेचर उसको करके उसका एडमिशन वो खुद कर सकता है उस नोटिस के जवाब के अंदर। अब रूल नंबर 8 कहता है नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, कि नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट शैल बी इन फॉर्म नंबर 9 के जो नोटिस है किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए वो उसका तरीकाकार अपेंडिक्स नंबर सी फॉर्म नंबर 12 के अंदर दिया गया हुआ है और उसके अंदर विद सच वेरिएशन द सर्कमस्टांसेस मेड करवाया कि हालात के मुताबिक उसमें वेरिएशन भी आ सकती हैं, आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। एंड एफिडेविट ऑफ द प्लीडर और हिज क्लर्क ऑफ द सर्विस of any notice to produce and of the time when it was served with a copy to notice produced shall in all cases be sufficient evidence of the service of the notice and of the time when it was served। तो कहता ये है सिंपली इसने बता दिया कि जब उसको सर्व किया जाएगा और जब उसने उसके साइन किए होंगे तो उसकी कॉपी ऑफ नोटिस जो है वो अदालत में जो है वो सफिशिएंट एविडेंस की हामिल होगी और उसको एज एविडेंस के तौर के ऊपर पेश भी किया जा सकता है। अब इसमें रूल नंबर 9 है। अब रूल नंबर 9 बताने से पहले मैं रूल नंबर 2 पे के बारे में बताऊंगा कि उसमें कहा गया था कि अगर आप कोई नोटिस देते हो किसी डॉक्यूमेंट्स के एडमिट के लिए तो ऐसे में अगर कोई पार्टी जिसको आपने नोटिस दी है वो उसका रिफ्यूज़न या उसको निगलेक्ट करेगी या उसका डिनाइल देगी सिंपली, तो आप उस पार्टी को उसकी जो नोटिस की जो कॉस्ट होगी वो क्या करनी पड़ेगी, उसको उसका बर्डन लेना पड़ेगा, उसको बियर करनी पड़ेगी। लेकिन इन केस रूल नंबर 9 ये कहता है कि अगर नोटिस दिया जाता है किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए तो ऐसे में और वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है वो अगर अदालत समझती है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये केस से मुतल्लिका नहीं है, तो ऐसे के अंदर द कॉस्ट ओकेजन देयर बाय शैल बी बोर्न बाय द पार्टी गिविंग सच नोटिस, के वो जो उसकी जो कॉस्ट होगी जो उसका जो खर्चा होगा वो पार्टी बर्दाश्त करेगी जो कि वो नोटिस दे रही है। ये हमारा रूल नंबर, इसके तमाम रूल नंबर 9 के बाद होने के बाद ये ऑर्डर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि जो इसका जो क्रक्स है वो समझाने में मैं कामयाब हुआ हूँगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके बहुत जल्द हाजिर होऊंगा जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी और बड़ा एक अहम टॉपिक है वो। और मज़ीद अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।